नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज के एक और अत्यंत रोमांचक, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड 37 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे वीर ने शून्य शिखर पर पाताल रानी हिमानी का अंत किया और उस दिव्य बालक को नील सूर्य के विनाशकारी मार्ग से बचाकर ममता और रक्षण की राह पर मोड़ा। लेकिन जीत की उस खुशी पर तब ग्रहण लग गया जब क्षितिज पर एक भयानक रक्तवर्ण तारा टूटता हुआ दिखाई दिया। क्या वो तारा किसी प्रलय का संकेत है? क्या वीर का अपना अतीत अब उसके सामने आने वाला है? आज के इस महा एपिसोड में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शून्य शिखर के ढहने की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि उत्तर की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। वीर पवन वेग पर सवार था। उसकी एक भुजा में दिव्य बालक सुरक्षित सोया हुआ था और दूसरी में नील अग्निदंश चमक रही थी। वीर की नजरें उस टूटते हुए लाल तारे पर टिकी थीं। वो तारा साधारण नहीं था, वो टूटकर गिरा नहीं था, बल्कि आसमान में एक गहरी लाल लकीर छोड़ गया था, जैसे किसी ने नीले आकाश की छाती पर खंजर से वार कर दिया हो। ये शुभ नहीं है मित्र, वीर ने पवन वेग की गर्दन सहलाते हुए धीमे स्वर में कहा। पवन वेग ने भी अपनी गर्दन हिलाई और एक बेचैन फुफकार छोड़ी। जैसे जैसे वीर रत्नपुर की सीमाओं के करीब पहुंचा, उसे माहौल बदला हुआ सा लगा। सीमा पर तैनात प्रहरियों की आंखों में वो चमक नहीं थी जो वीर की विजय पर होनी चाहिए थी, बल्कि वहां एक अनजाना डर व्याप्त था। जब वीर महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां मशालें जल रही थीं, जबकि अभी सूर्यास्त को काफी समय था। महल के भीतर प्रवेश करते ही वीर का सामना महागुरु वशिष्ठ से हुआ। महागुरु के चेहरे की रेखाएं गहरी हो गई थीं। वीर, तुम लौट आए, लेकिन समय हमारे पक्ष में नहीं है, महागुरु ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। वीर ने बालक को सावधानी से एक परिचारिका को सौंपा और महागुरु की ओर मुड़ा। महागुरु, मैंने उस लाल तारे को देखा, वो क्या था और रत्नपुर में ये सन्नाटा कैसा? महागुरु ने उसे गुप्त मंत्रणा कक्ष की ओर चलने का संकेत दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक प्राचीन खगोलीय मानचित्र खोला। वीर, वो तारा नहीं था, वो रक्त केतु है। हजारों वर्षों में एक बार जब ब्रह्मांड की शक्तियां अपना संतुलन खोती हैं, तब ये प्रकट होता है। इसका उदय इस बात का संकेत है कि पाताल और आकाश के बीच की दीवार कमजोर पड़ गई है। लेकिन रत्नपुर के लिए समस्या इससे भी बड़ी है। महागुरु रुके और वीर की आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हारे जाने के बाद रत्नपुर के पुराने खंडहरों से एक ऐसी आवाज सुनाई दे रही है जो केवल राजवंश के रक्त से संबंधित लोग ही सुन सकते हैं। महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वे मूर्छित हैं और लगातार एक ही नाम ले रहे हैं, आर्यमन। वीर के पैर जैसे जमीन में धंस गए। आर्यमन, यह उसके पिता का नाम था जो वर्षों पहले एक युद्ध में लापता हो गए थे और जिन्हें मृत मान लिया गया था। पूरी रात वीर सो नहीं सका। एक तरफ वो दिव्य बालक था जिसकी सुरक्षा का भार उस पर था, और दूसरी तरफ उसके पिता का नाम जो एक दफन हो चुके अतीत को कुरेद रहा था। आधी रात के समय जब पूरा महल निद्रा में मग्न था, वीर को वही आवाज सुनाई दी जिसका जिक्र महागुरु ने किया था। वीर, मेरे पुत्र, यहां आओ। वो आवाज हवा के झोंके की तरह थी, लेकिन उसमें एक ऐसी कशिश थी जिसे वीर नकार नहीं सका। वो अपनी तलवार लेकर चुपचाप महल से बाहर निकला और उन पुराने खंडहरों की ओर बढ़ा जो रत्नपुर के सबसे पुराने हिस्से में थे। कहा जाता था कि ये खंडहर उस समय के हैं जब देवताओं और असुरों ने मिलकर इस भूमि की स्थापना की थी। खंडहरों के बीच पहुंचते ही तापमान अचानक गिर गया, लेकिन ये हिमानी की बर्फीली ठंड नहीं थी, ये एक शून्य जैसी ठंड थी। वीर ने देखा कि खंडहरों के बीच एक नीली रोशनी जल रही थी। वो रोशनी उस दिव्य बालक की ऊर्जा से मिलती जुलती थी। वहां एक वृद्ध आकृति खड़ी थी जिसकी पीठ वीर की ओर थी। कौन हो तुम और मेरे पिता का नाम क्यों ले रहे हो? वीर ने तलवार निकालते हुए ललकारा। वो आकृति धीरे से मुड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि रत्नपुर के पुराने सेनापति विक्रांत थे जो 10 साल पहले गायब हो गए थे। उनकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं और उनके शरीर पर पारभासी निशान थे। वीर, मैं जीवित नहीं हूं और न ही मैं पूरी तरह मर चुका हूं, विक्रांत की आवाज गूंजी। मैं उस सत्य का संदेशवाहक हूं जिसे रत्नपुर ने भुला दिया, जिसे तुम अपना शत्रु मान रहे थे। अघोर राज और हिमानी वे तो केवल रक्षक थे। वे उस महाद्वार की रक्षा कर रहे थे जिसे तुम्हारे पिता आर्यमन ने अपने प्राणों की आहुति देकर बंद किया था।
लेकिन उस बालक के जन्म ने उस द्वार की कीलों को ढीला कर दिया है। वीर का दिमाग चकराने लगा। क्या मतलब? क्या वो बालक बुराई का प्रतीक है? नहीं वीर, विक्रांत ने पास आकर कहा, वो बालक कुंजी है और वो लाल तारा संकेत है कि द्वार के दूसरी ओर से कालनेमी की सेना जाग चुकी है। तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं वीर, वे उस द्वार के पहरेदार बनकर दूसरी ओर कैद हैं। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो और रत्नपुर को प्रलय से बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस बालक को लेकर रक्त केतु के गिरने के स्थान पर जाना होगा। अगली सुबह वीर जब महल लौटा तो उसने महागुरु को सब बताया, लेकिन वहां एक और व्यक्ति मौजूद था, महाराज का छोटा भाई और रत्नपुर का उपराजा भानु प्रताप। भानु प्रताप ने वीर की बातों पर अविश्वास जताते हुए कहा, सेनापति, आप एक मृत व्यक्ति की आत्मा की बातों पर यकीन कर रहे हैं? यह बालक हमारे राज्य के लिए खतरा है। इसे हमें कारागार में डाल देना चाहिए या किसी दूरस्थ द्वीप पर छोड़ देना चाहिए। वीर की मुट्ठियां भिंच गईं। महाराज के बीमार होते ही आप सत्ता की भाषा बोलने लगे। उपराज, यह बालक मेरा धर्मपुत्र है और इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन भानु प्रताप ने पहले ही अपनी बिसात बिछा ली थी। उसने महल के कुछ सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था। उसने तर्क दिया कि वीर उस बालक के प्रभाव में आकर अपनी बुद्धि खो चुका है। उसी रात जब वीर बालक की सुरक्षा में तैनात था, महल में विद्रोह हो गया। भानु प्रताप के वफादार सैनिकों ने वीर के कक्ष को घेर लिया। वीर, बालक को हमारे हवाले कर दो वरना हम बल प्रयोग करेंगे। भानु प्रताप की आवाज गलियारे में गूंजी। वीर ने देखा कि बालक डर के मारे थर-थर कांप रहा था। जैसे ही बालक डरा, उसकी नीली ऊर्जा अनियंत्रित होने लगी। कमरे की दीवारें चटकने लगी। वीर समझ गया कि अगर यहां युद्ध हुआ तो बालक की शक्ति पूरे महल को मलबे में बदल देगी। पवन वेग। वीर ने सीटी बजाई। खिड़की तोड़ते हुए दिव्य घोड़ा अंदर आया। वीर ने बालक को पीठ पर बांधा और अपनी तलवार नील अग्निदंश से एक सुरक्षा चक्र बनाया। आज के बाद मैं रत्नपुर का सेनापति नहीं हूं, केवल इस बालक का पिता हूं। और याद रखना भानु प्रताप, जब मैं वापस आऊंगा तो राजद्रोह की सजा तलवार से लिखी जाएगी। एक जोरदार छलांग के साथ वीर और पवन वेग महल की ऊंची दीवारों को लांघकर रात के अंधेरे में ओझल हो गए। पीछे रह गया भानु प्रताप का अट्टहास और महागुरु वशिष्ठ की चिंता भरी नजरें। वीर अब एक भगोड़ा था। उसका अपना राज्य उसके खिलाफ था और उसके सामने एक अनजाना रास्ता था। वो उस दिशा में बढ़ा जहां वो लाल तारा गिरा था, विषाक्त मरुस्थल। ये एक ऐसी जगह थी जहां की मिट्टी लाल थी और जहां की हवा में जहर था। मरुस्थल में प्रवेश करते ही वीर की सांसें फूलने लगीं। बालक ने फिर से अपनी करामात दिखाई। उसने अपनी नन्ही हथेलियों से वीर के माथे को छुआ और वीर के चारों ओर एक शुद्ध हवा का बुलबुला बन गया। शुक्रिया नन्हे, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक मरुस्थल की रेत फटने लगी। रेत के भीतर से लोहे के बने हुए यांत्रिक बिच्छू निकलने लगे। ये न तो असुर थे न ही पिशाच, ये प्राचीन तकनीक से बने पहरेदार थे। वीर ने युद्ध शुरू किया। हर प्रहार के साथ नील अग्निदंश से निकलने वाली चिंगारियां रेत को कांच में बदल रही थीं, लेकिन बिच्छू हजारों की संख्या में थे। तभी एक ढाल वीर के सामने आकर गिरी। वो ढाल पारभासी थी और उस पर रत्नपुर का राज चिन्ह नहीं बल्कि माया का प्रिय चिन्ह, एक खिलता हुआ कमल बना था। वीर, नीचे झुकिए, एक जानी पहचानी आवाज आई। वीर ने मुड़कर देखा। वहां माया खड़ी थी, लेकिन वो हाड़ मांस की माया नहीं थी। उसका शरीर किरणों से बना था, जैसे वह कोई प्रकाश पुंज हो। उसने अपनी जादुई शक्तियों से एक प्रलयंकारी चक्रवात बनाया, जिसने सभी यांत्रिक बिच्छुओं को हवा में उड़ा दिया। माया, तुम तो, वीर के शब्द अटक गए। मैं उस दिव्य बालक की चेतना का हिस्सा बन चुकी हूं वीर, माया की छवि ने शांत स्वर में कहा। जब तुमने हिमलोक में मुझे खोया तो मेरी आत्मा इस बालक की ऊर्जा में विलीन हो गई। मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं जब तक ये बालक सुरक्षित है। हम रक्त केतु के बहुत करीब हैं, लेकिन सावधान रहिए। वहां वो इंतजार कर रहा है जिसने आपके पिता को कैद किया था। मरुस्थल के अंत में एक विशाल गड्ढा था, जिसके केंद्र में वो लाल तारा धधक रहा था। वो तारा दरअसल एक धातु का गोला था जो अब धीरे धीरे खुल रहा था। उसके भीतर से एक विशाल आकृति बाहर निकली।
वो कालनेमी था, एक ऐसा असुर जिसे समय के अंतराल में भुला दिया गया था। उसके 4 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग तत्व की शक्ति थी। तो आखिरकार नील सूर्य यहां पहुंच ही गया। कालनेमी की आवाज गूंजी जैसे 2 पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। वीर, तुम छोटे से मनुष्य, तुम उस द्वार को नहीं खोल सकते। लेकिन ये बालक, इसकी बलि से मेरे स्वामी अंधकार स्वामी आजाद हो जाएंगे। वीर ने बालक को पवन वेग के पास सुरक्षित खड़ा किया और अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे पिता ने जिसे बंद किया था उसे मैं फिर से दफन कर दूंगा। युद्ध शुरू हुआ। ये अब तक का सबसे भीषण युद्ध था। कालनेमी ने अपनी पृथ्वी शक्ति से जमीन को फाड़ दिया, लेकिन वीर पवन वेग की गति से हवा में उड़ता रहा। जब कालनेमी ने अग्नि वर्षा की तो वीर ने नील अग्निदंश के ठंडे तेज से उसे शांत कर दिया। लेकिन कालनेमी बहुत शक्तिशाली था। उसने वीर को अपनी पकड़ में ले लिया और उसकी तलवार छीनकर दूर फेंक दी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कालनेमी ने अपना विशाल हाथ वीर की छाती पर रखा। उसी क्षण वो बालक जिसे अब तक वीर बचा रहा था, वो रेंगते हुए कालनेमी के पास आया। बालक ने क्रोध में एक चीख मारी, एक ऐसी चीख जो इस दुनिया की नहीं थी। बालक की आंखों से नीली किरणें निकली और सीधे कालनेमी की आंखों में धंस गईं। कालनेमी तड़पने लगा, उसकी शक्तियां बिखरने लगीं। वीर ने इस मौके का फायदा उठाया, अपनी तलवार वापस ली और कालनेमी के हृदय पर अंतिम प्रहार किया। और नीलकंठाय नमः। एक धमाके के साथ कालनेमी धूल में मिल गया, लेकिन मरते मरते उसने एक रहस्योद्घाटन किया। तुमने मुझे मार दिया, लेकिन द्वार खुल चुका है। देखो। वीर ने मुड़कर देखा। उस लाल गोले से एक काला धुआं निकल रहा था जो आसमान की ओर जा रहा था, और उस धुएं के बीच उसे एक चेहरा दिखाई दिया। वो उसके पिता आर्यमन का चेहरा था, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा कालापन था। धुआं छंटते ही वहां एक अजीब सी शांति छा गई। वो लाल गोला अब एक छोटे से पत्थर में बदल चुका था। बालक थककर वीर की गोद में गिर गया। वीर ने देखा कि बालक के हाथों पर अब कुछ प्राचीन चिन्ह उभर आए थे, वही चिन्ह जो उसके पिता की तलवार पर हुआ करते थे। वीर समझ गया कि ये लड़ाई अब केवल रत्नपुर को बचाने की नहीं है, ये उसके अपने खून, उसके पिता के सम्मान और उस बालक की असलियत जानने की लड़ाई है। लेकिन तभी पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। रत्नपुर की सेना, जिसका नेतृत्व भानु प्रताप कर रहा था, वहां पहुंच चुकी थी। वीर, तुमने प्रतिबंधित शक्तियों का प्रयोग किया है। तुमने कालनेमी को जगाया। अब तुम्हें और उस बालक को मृत्युदंड से कोई नहीं बचा सकता, भानु प्रताप ने चिल्लाते हुए कहा। वीर थका हुआ था, घायल था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई आग थी। उसने बालक को उठाया, पवन वेग पर सवार हुआ और पहाड़ियों की ओर बढ़ गया। अगले एपिसोड में क्या वीर अपने पिता को उस काली छाया से मुक्त कर पाएगा? रत्नपुर के नागरिक वीर के खिलाफ होंगे या उसके साथ? क्या भानु प्रताप के पीछे कोई और भी बड़ी शक्ति है जो उसे उकसा रही है? बालक की बढ़ती शक्तियां क्या उसे एक रक्षक बनाएंगी या एक भक्षक? दोस्तों, एपिसोड 37 की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या वीर को अपने पिता का साथ मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि एपिसोड 38 की रोमांचक यात्रा आप मिस न करें। धन्यवाद।